हेलो एवरीवन, योर मोस्ट वेलकम टू योर चैनल। दिस इज आशिफ अली। बच्चों, फाइनली आज हमारी इस पार्टनरशिप बुक का लास्ट चैप्टर जिसका नाम है डिसोल्यूशन, आज हम इसे भी कंप्लीट कर देंगे और इसके बाद आएंगे कल की जो क्लास होगी हमारी, वो होगी हमारी सेकंड बुक जिसके अंदर मेरे को आपको शेयर और डिबेंचर, ये दोनों चैप्टर कल की क्लास में मुझे कंप्लीट कराने हैं। तो आई होप जितने भी चैप्टर मैंने अभी तक आपको कराए हैं आप उन्हें अच्छे से ध्यान से देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे और उनके क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे मेरे साथ साथ। जैसे कि मैंने आपसे बोला था, तो 110% आपके बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन इतना कर लोगे तो काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी। ठीक है, बेसिक टू एडवांस में पूरे चैप्टर को एक्सप्लेन करता हूँ हर वीडियो के अंदर। तो आइए चलिए ज़्यादा समय ना खराब करते हुए आज की वीडियो को शुरू करते हैं जिसमें अपना चैप्टर डिसोल्यूशन हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपके सामने डिसोल्यूशन, सर पहले मैं आपको इसका मतलब बता देता हूं। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब है क्या एक्चुअल में? देखो जी, हमने एडमिशन करा, पार्टनर आए, हमने रिटायरमेंट भी पढ़ा, उसके अंदर पार्टनर रिटायर होकर गया, फिर डेथ पढ़ा, पार्टनर की डेथ हो गई। लेकिन अब क्या होगा? अब होगा डिसोल्यूशन, यानी कि सब कुछ खत्म। पार्टनर्स क्या होंगे? मान लो ए बी सी तीनों पार्टनर इस फर्म के अंदर जितनी भी लायबिलिटीज हैं, जितनी भी एसेट्स हैं, जो भी उन्होंने अब तक बनाई है, उनको सबको सोल्ड आउट करेंगे एसेट्स को, और लायबिलिटीज को क्या करेंगे बच्चों? पे। और पे करने के बाद, सब कुछ बंद करने के बाद, सब कुछ खत्म करने के बाद अगर कुछ पैसा बचेगा इन एसेट्स को सेल करने पर और लायबिलिटीज को पे करने के बाद, अगर कुछ अमाउंट बचा तो पार्टनर अपनी पॉकेट में जाएंगे, डालेंगे, घर पे जाएंगे, चाय बिस्कुट खाएंगे, खत्म, सब खत्म, क्योंकि अब कुछ बचा ही नहीं आगे चलाने के लिए। ठीक है, सब बंद हो गया। तो यही मैं इस चैप्टर के अंदर आपको पढ़ाने वाला हूं। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म अकॉर्डिंग टू सेक्शन 39 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत जो डिसोल्यूशन है फर्म का, मींस डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप अमंग ऑल द पार्टनर्स इन द फर्म। तो होता यह है कि जब हम ये पढ़ते हैं ना कि पार्टनरशिप को डिसॉल्व करा जा रहा है, तो पार्टनरशिप के डिसॉल्व होने से पार्टनर मरे जाए कुछ भी हो, फर्म पे कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्म आप मतलब आगे के लिए चलती रहती है। लेकिन जब डिसोल्यूशन होता है फर्म का डिसोल्यूशन होता है, तो वहां फर्म के साथ साथ पार्टनरशिप अपने आप डिसॉल्व हो जाती है। तो कहने का मतलब यह है, पार्टनरशिप के डिसोल्यूशन से फर्म के ऊपर बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर बात आ जाए फर्म की डिसोल्यूशन की, तो वहां तो फर्म तो खत्म ही खत्म, उसके साथ साथ पार्टनरशिप भी खत्म, आगे कुछ नहीं चलने वाला। एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन आपको किन बातों का ध्यान रखना है? तो हम क्या बात का ध्यान रखेंगे? जितनी भी फर्म के अंदर पड़ी हुई एसेट्स हैं उन सबको बेचा जाएगा। सारी एसेट्स, चाहे वो स्टॉक है, चाहे वो प्लांट एंड मशीनरी है, चाहे वो फर्नीचर है, सब कुछ बेच देंगे, कुछ नहीं रखा रहेगा फर्म के अंदर। और फर्म के बाहर हमारे कुछ ऐसी आउटसाइड लायबिलिटीज आकर खड़ी हो जाएंगी जिनको हमें पैसा देना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है ना हम किसी का पैसा लेकर भाग जाएंगे, हमारी की पब्लिक बाहर ही खड़ी होगी। ठीक है, तो सबको बुलाया जाएगा। क्रेडिटर्स हो गए, बिल्स पेबल हो गए, किसी थर्ड पार्टी से हमने लोन ले रखा है तो सबका वो चुकाना पड़ेगा। द बैलेंस इज पेड टू पार्टनर्स इन सेटलमेंट ऑफ देयर एज अकाउंट। तो होगा क्या? जब हमने एसेट्स को बेचा, पैसा आया, लायबिलिटीज को पे करा, थर्ड पार्टी जितनी भी लायबिलिटीज थी, उसके बाद अगर कुछ पैसा बचा तो वो पार्टनर अपने अकाउंट, मतलब जो भी उनका कैपिटल अकाउंट है उसमें ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। अगर नहीं बचा तो कोई बात नहीं, ठन ठन गोपाल, घर जाओ, चाय बिस्कुट खाओ। द बिजनेस कम्स टू एट एंड, और बिजनेस हमारा खत्म, वहीं समाप्त। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के अंदर बच्चों, इट इंप्लाइज दैट द रिलेशनशिप बिटवीन पार्टनर्स आर गोइंग टू बी चेंज, द फर्म कंटिन्यू। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको, जो पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन होता है उसमें पार्टनरशिप के बीच में जो भी चेंज आ रहा है वो आ रहा है, उससे फर्म के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, फर्म हमारी चल रही है। बुक आर नीड नॉट टू बी क्लोज्ड, वहां पर किताबें, जो फर्म की किताबें, उनको बंद करने की किसी भी प्रकार की कोई जरूरत नहीं होती। अब मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन कितने टाइप्स के, मतलब किन किन सिचुएशन में हम अपनी फर्म को डिसॉल्व कर सकते हैं? तो आपसी सहमति, म्यूचुअल एग्रीमेंट, हम अपनी फर्म को डिसॉल्व कर सकते हैं। नहीं चाहते हम फर्म को आगे चलाना, बाय नोटिस दो, फर्म डिसॉल्व कर दो। या कोई ऐसा गैर कानूनी धंधा करते हुए पकड़े गए जिस कारण कोर्ट ने क्या करा, एक हमें मतलब चेतावनी दी कि भैया इस फर्म को बंद कर दो, अब तुम यहाँ पर काम करने योग्य नहीं हो। ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, या कोई ऐसी सिचुएशन आ गई कि जिसकी वजह से हमें इस फर्म को बंद करना पड़ेगा। मान लो 3 पार्टनर थे, 3 पार्टनर में एक पार्टनर जो पागल हो गया, ठीक है, उसका दिमाग चल गया,
तो अब हमने एग्रीमेंट में पहले से ही लिख रखा था कि अगर दोनों तीनों पार्टनर में से किसी की डेथ हो जाएगी, कोई रिटायर हो जाएगा या कोई पागल हो जाएगा, कुछ भी XYZ एक पार्टनर के साथ हो जाएगा जिससे वो फर्म के अंदर काम करने योग्य नहीं रहेगा, तो उस सिचुएशन में हमें फर्म को करना पड़ेगा डिसॉल्व। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है डिसॉल्यूशन के समय पर। अब जरा और थोड़ा सा डीप जाते हैं और अंदर की बातों को देखते हैं। दो प्रॉब्लम आती है मेनली जब डिसॉल्यूशन करते हैं उस समय पर, तो अकाउंट को सेटल करने में। अब जैसे सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, फॉर एग्जांपल एसेट्स, देखो रियलाइजेशन अकाउंट बनता है, इसके अंदर अकाउंट भी बताऊंगा कौन कौन से बनते हैं। तो अभी छोटी सी बात ये ध्यान रखनी है आपको कि जब भी हम डिसॉल्यूशन करते हैं फर्म का, तो वहां पर अकाउंट सेटलमेंट में थोड़ी सी दिक्कत आती है, और पेमेंट ऑफ फर्म्स डेप्ट और प्राइवेट डेप्ट, तो पहले फर्म्स के डेप्ट पे करे जाएंगे, प्राइवेट डेप्ट पे करे जाएंगे, उन सब चीजों में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो वो क्या है देख लेते हैं। अगर फर्म्स के डेप्ट की बात हो रही है तो द डेप्ट विच द फर्म्स ओज टू आउटसाइडर आर नोन एज फर्म डेप्ट। अगर फर्म को किसी को लायबिलिटी पे करनी है, कोई कर्जा देना है, तो वो फर्म का डेप्ट कहलाएगा। और प्राइवेट डेप्ट में द डेप्ट विच आर पार्टनर ओज ऑन हिज पर्सनल कैपेसिटी के हिसाब से जो भी पार्टनर्स के डेप्ट हैं वो पार्टनर यानी कि प्राइवेट डेप्ट के अंदर काउंट होते हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डिसॉल्यूशन, तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में आपको इस चैप्टर के अंदर सिर्फ ये 4 चीजें पता होनी चाहिए। पहली चीज रियलाइजेशन अकाउंट, सर आता है बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अभी मैं बिल्कुल बेसिक से आपको सिखाऊंगा। दूसरा आपको पता होना चाहिए पार्टनर लोन अकाउंट, अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है या फर्म से लोन ले रखा है तो उसके बारे में बात करेंगे। पार्टनर कैपिटल अकाउंट, तो ये तो जरूरी है भैया, अकाउंट के सेटलमेंट के बाद अगर कुछ पैसा बचेगा तो वो एट दी एंड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ही ट्रांसफर करा जाएगा, अगर बचेगा तो पार्टनर भी ले जाएंगे, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। और बैंक और कैश, सर ये तो मैंडेटरी है। और इसका एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, सर कैश अकाउंट बनाए या बैंक अकाउंट बनाए, तो आपको सीधा बैलेंस शीट देखनी है। बैलेंस शीट में अगर कैश का बैलेंस लिखा हुआ है तो आपको कैश अकाउंट बनाना है, और अगर बैलेंस शीट में बैंक अकाउंट का बैलेंस लिखा हुआ है तो आपको बैंक अकाउंट बनाना है। ठीक है बच्चों। रियलाइजेशन क्या है? ये एक तरीके का नॉमिनल अकाउंट है। क्या है बच्चों? नॉमिनल। अब नॉमिनल अकाउंट में हमने क्या पढ़ा था 11th क्लास के अंदर? डेबिट हमें क्या करने होते हैं? सारे एक्सपेंसेस, और क्रेडिट क्या करनी होती है? सारी ऑल इनकम। तो जब रियलाइजेशन अकाउंट आप बनाओगे ना, तो बस इस चीज का ध्यान रखना, डेबिट साइड सारे खर्चे वाली बात होगी, यानी कि जितने भी खर्चे हैं उनकी बात होगी डेबिट साइड, और जो भी इनकम आ रही है, जो भी पैसा आएगा वो हम किधर दिखाएंगे? क्रेडिट साइड। ठीक है, इन बातों का आपको ध्यान रखना है। प्रिपेयर एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, तो ये बनाना पड़ता है जब हम फर्म डिसॉल्व करते हैं, तो उस समय पर रियलाइजेशन सबसे पहले बनाना पड़ता है, आपने यहाँ देख भी लिया होगा। ठीक है। प्रिपेयर टू बी फाइंड आउट प्रॉफिट और लॉस ऑन रियलाइजेशन ऑफ एसेट एंड पेमेंट ऑफ लायबिलिटी। तो इसी अकाउंट के अंदर, इसी रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर हम एसेट्स को ट्रांसफर करते हैं। भाई देखो, रियलाइजेशन अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊं ना, पता क्या है, ये एक तरीके से पूरी फर्म को हम कर रहे हैं बंद करने के लिए हमें क्या करना है कि सारी फर्म के अंदर जितनी भी एसेट्स रखी हुई हैं उनको एक अलग से रूम में लाकर रख दो। सारी फर्म को इस रूम में लाकर रख दो। क्यों? क्योंकि सर इन्हें बेचना है, बेचेंगे तभी पैसा आएगा। और सारी लायबिलिटीज को भी इसी कमरे में बुलवा लो, यानी कि जितनी भी आउटसाइड लायबिलिटीज हैं सबको वहीं बुलवा कर खड़ा कर लो। बेचते जाओ पैसा देते जाओ, बेचते जाओ पैसा देते जाओ। तो मैं इसे ना एक रूम की तरह मानता हूँ। ये एक कमरा है जहाँ पर हमारी सारी एसेट्स और सारी लायबिलिटीज को हम इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक है, फिर उस हिसाब से हम बेचते रहते हैं और पैसा देते रहते हैं। तो ये सारा का सारा काम हमारा रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर होता है। सारी एसेट्स को उठाओ, बैलेंस शीट से ट्रांसफर कर दो इसके अंदर, यहीं बेचो और यहीं पेमेंट कर दो, खत्म। लास्ट में देखो क्या प्रॉफिट और क्या लॉस आया, तो इसी से हमें पता लग जाता है फाइंड आउट प्रॉफिट और लॉस ऑन रियलाइजेशन ऑफ एसेट एंड पेमेंट ऑफ लायबिलिटी। नेक्स्ट आता है, इट इज प्रिपेयर्ड बाय transferring to the firm assets and liability are and realized from sale of assets, payment of liabilities and expense incurred on realization। तो ये बात मैंने आपको बताई थी, बनाया इसलिए जाता है कि हम सारी की सारी एसेट्स को बेचें और जो भी लायबिलिटीज है उनकी पेमेंट कर दे। फाइनली द बैलेंस ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो भी बैलेंस बचता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करके हम कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं? पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर हम लास्ट में ये करते हैं। चलिए, जब बनाएंगे तब और पता लग जाएगा आपको। आगे चलते हैं। सर फॉर क्लोजिंग द एसेट्स अकाउंट, अब जो एसेट्स हैं उनको हम कैसे क्लोज करेंगे? तो ऑल द एसेट्स एक्सेप्ट, किन एसेट्स को छोड़कर? कैश और बैंक। सर इन दोनों को क्यों छुड़वाया? तो भैया देखो,
कैश और बैंक। ये तो ऑलरेडी हमारा कैश है, मतलब लिक्विडिटी है, और जितनी भी एसेट्स हैं उनको हम रियलाइजेशन में ट्रांसफर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम उन्हें कन्वर्ट कर सकें कैश या बैंक में। तो भैया जो चीज हमारी पहले से कैश और बैंक में ऑलरेडी हमारे पास है, तो उसे हम रियलाइजेशन में क्यों ही ट्रांसफर करेंगे? और जितनी भी एसेट्स को रियलाइजेशन में करा जा रहा है ट्रांसफर, उनको कैश या बैंक में कन्वर्ट करने के लिए करा जा रहा है, तो इसीलिए हम इनको कभी भी रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं करते। बैलेंस आर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। एंट्री क्या करेंगे? जब भी कोई एसेट मेरी रियलाइजेशन के अंदर चली जाएगी तो फिर वो एसेट नहीं बचेगी, मतलब वो एक तरीके से तुम कह सकते हो शॉर्ट फॉर्म में गधा और घोड़ा दोनों एक समान, ठीक है। अब मशीनरी है, मशीनरी वो रियलाइजेशन से बाहर जब बैलेंस शीट के अंदर थी तो वो हमारी नजरों में मशीनरी थी। अब तो भैया यहां पर लाकर लिख दी है, इसे बेचना है, चाहे मशीन है चाहे फर्नीचर है, इसके अलावा कुछ भी है। तो इसीलिए जब भी कोई भी एंट्री होगी, अगर आप पहले, अगर मैं आपसे कहता कि आप किसी अपनी एसेट को बेच रहे हो, पहले के हिसाब से बात कर रहा हूं मैं, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ के हिसाब से, अगर किसी भी एसेट को बेच रहे हो तो आप क्या एंट्री करोगे? तो भाई जब एसेट जाएगी तो कैश अकाउंट डेबिट होगा, और टू जो एसेट, मान लो फर्नीचर बेचा तो फर्नीचर क्रेडिट होगा। ऐसे ही करा करते थे, ठीक है। बट अब इस सिचुएशन के अंदर जैसे ही आपकी बैलेंस शीट से रियलाइजेशन के अंदर जितनी भी एसेट है ट्रांसफर हो गई, तो मैंने क्या बोला, गधा घोड़ा सब एक समान, ठीक है। तो आपको ये नहीं देखना कि आप अब क्या बेच रहे हो और जिसकी वजह से पैसा आ रहा है, आप सिंपल क्या लिखोगे, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। सर पैसा आया किस वजह से? एसेट बेची, एसेट रियलाइजेशन अकाउंट, बस इतना ध्यान रखना है। किसी भी पर्टिकुलर एसेट के हिसाब से आपको यहां पर नहीं लिखना, ठीक है। सेम इसी तरीके से लायबिलिटी के साथ भी आपको करना है। वैन, अच्छा ये तो दिखा दिया इन्होंने, ये हो गई हमारी कोई भी एसेट। अच्छा बच्चों, ये जो मैंने एंट्री करी है बेचने वाली करी है, अभी यहां पर बोला था ट्रांसफर करने के लिए। तो भाई हमारी जो बैलेंस शीट होती है, ध्यान देना मेरी बात पर, ये बैलेंस शीट होती है, इस साइड क्या लिखी होती है, सारी एसेट्स, और फिर उसके बाद हम यहां से क्या करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर इन एसेट्स को ट्रांसफर करते हैं। तो सारी एसेट्स यहां से इस तरफ आती हैं, क्रॉस ट्रांसफर करी जाती हैं, यानी कि रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड। तो ये ट्रांसफर करने की एंट्री जो यहां पर लिखकर दिखा रखी है, और जो मैं अब तुम्हें समझा रहा हूं, ये तो बेचने की थी, बेचने की मैंने तुम्हें डायरेक्टली रियलाइजेशन से बता दी। ट्रांसफर करने की एंट्री क्या बनेगी, आप ये देखो, एसेट आपकी किस साइड आ रही है, बैलेंस शीट से रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड आ रही है। तो इसका मतलब आपको रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू किस नाम से लिखी जाएगी, जो भी एसेट्स है, एक्स वाई जेड, कोई भी कितनी भी एसेट है, ट्रांसफर करने के लिए आपको वो लिखकर दिखाना पड़ेगा। इसके बाद ये प्रोसेस चलेगा, ये वाला, ठीक है। इसके बाद ध्यान रखना आपको, ये वाला प्रोसेस चलेगा। क्लियर है मेरा पॉइंट? ठीक है जी। अच्छा, इन्होंने एग्जांपल दिया, व्हेन एसेट्स आर ट्रांसफर्ड इट कॉरस्पॉन्डिंग प्रोविजन और रिजर्व लायबिलिटी विल आल्सो ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। फॉर एग्जांपल, जैसे कि डेटर दे रखे हैं 5000 के, और उनके साथ साथ आपने देखा होगा सवाल में कुछ इस तरीके से लिखा रहता है बैलेंस शीट के अंदर, पहले लिख दिया इन्होंने डेटर और फिर लिख दिया पीबीडी, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट। तो 5000 के डेटर और इसमें 500 रुपए का पीबीडी। अब ये पीबीडी माइनस करके लिखा होता है यहाँ पर। तो भाई डेटर तो एसेट है, ये हमें पता है, लेकिन ये जो पीबीडी है, ये पीबीडी प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट, तो इसका अल्टीमेटली इफेक्ट जो होता है वो क्या होता है, लायबिलिटी साइड वाला इफेक्ट। तो इसका मतलब कहने का ये है कि सर डेटर तो हमारे आएंगे डेबिट साइड ही, लेकिन जो पीबीडी है वो जब इसका इंपैक्ट ये लायबिलिटी साइड वाला होता है तो ट्रांसफर करा जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड। इस पॉइंट का ध्यान रखना है खास तौर से आपको। देखो रियलाइजेशन अकाउंट बनाकर दिखा रखा है यहाँ पर, ये रियलाइजेशन अकाउंट हो गया हमारा, ठीक है। तो आपने देखा कि जो डेटर थे वो आए किस साइड, डेबिट साइड, और जो प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट थे वो किस साइड आए, क्रेडिट साइड। क्लियर है? ठीक है जी। चलिए जी, ट्रांसफर करना तो आ गया। अब रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। तो अब इन्होंने क्या करा है, जो डेटर हैं उनको रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड क्या करा, ट्रांसफर करा। कहां से, बैलेंस शीट से। तो जर्नल एंट्री क्या बनी, रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड करा है, तो रियलाइजेशन अकाउंट को कर दिया डेबिट टू डेटर, ठीक है, सेम एज इट इज शेप। तो अब आते हैं और आगे की बात पर। इफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एग्जिस्ट एंड अगेंस्ट इट्स लायबिलिटी इज ऑल्सो expected to arise, then amount of expected liability will be recorded in realization account and balance so exits will transfer to partner capital account in profit sharing ratio। तो वही वाली बात है, जो भी हमारे रिजर्व्स वगैरह होते हैं, ठीक है, उनमें बता रखा है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा है 5000 रुपए,
और लाइबिलिटी क्लेम करता है कोई 500 रुपये, ठीक है। तो 5000 माइनस 500 मतलब ये रिजर्व जो है हमारा एज एसेट है, ठीक है, जो बना रखा है। अगर इसकी कोई लाइबिलिटी आएगी तो ठीक है, अदरवाइज हम क्या करेंगे, जो अगर लाइबिलिटी नहीं आती है किसी भी तरीके की तो सीधा का सारा अमाउंट हम पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, जैसे हम पहले करा करते थे। भाई कुछ छोड़ेंगे थोड़ी, ठीक है। रिजर्व बनाए पार्टनर्स ने, ये तो ऑलरेडी किसमें एक पहले से ही बॉक्स के अंदर बंद है, तो ये वाली चीज। नेक्स्ट, accumulated profit losses does not transfer to realization account, they were distributed। इसको भी हम ऐसे ही करेंगे, जो भी हमारे accumulated profit और losses हैं उसको realization account में ट्रांसफर नहीं करा जाता, उनको सीधा पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ठीक है, जो भी हमने प्रॉफिट या लॉस कमाया है। आगे चलते हैं सर, फॉर क्लोजिंग द लाइबिलिटीज अकाउंट। अब लाइबिलिटीज अकाउंट को कैसे क्लोज करा जाता है, ट्रांसफर करो ऑल लाइबिलिटी, सारी की सारी लाइबिलिटीज रिलेटिंग टू थर्ड पार्टीज, बट ध्यान रहे थर्ड पार्टी रिलेटेड। जैसे कि मैं आपसे कहता हूं पार्टनर ने लोन दिया, या पार्टनर ने लोन दिया या लिया, दोनों में से कोई भी एक काम करा है, तो ये क्या हो गई, ये फर्म के अंदर जो इंटरनल है वो लाइबिलिटी है। लेकिन अगर मैं कहूं या पार्टनर की वाइफ ने लोन दिया फर्म को, तो ये होगी थर्ड पार्टी लाइबिलिटी। तो ध्यान रहे बैलेंस शीट में से सारी एसेट्स को ट्रांसफर करो, किसको छोड़कर, कैश और बैंक को छोड़कर, और लाइबिलिटीज में जितनी भी आउटसाइड लाइबिलिटीज है सबको ट्रांसफर करो रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर, किसको छोड़कर, जो इंटरनल लाइबिलिटी है उनको छोड़कर। तो यहां पर इन्होंने यही कहा है कि रिलेटिंग टू थर्ड पार्टीज लाइबिलिटीज टू रियलाइजेशन अकाउंट बाय पासिंग द फॉलोइंग एंट्री। अब इसकी भी एंट्री देख लेते हैं सर। तो ये हो गई हमारी बैलेंस शीट, यहां हो गई सारी लाइबिलिटीज, ये हो गई हमारा रियलाइजेशन अकाउंट, ये डेबिट ये क्रेडिट। तो यहां से बैलेंस शीट में से इस साइड से क्रॉस ट्रांसफर करी जाती है सारे लाइबिलिटीज रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड, ठीक है। तो जब क्रेडिट साइड हम ट्रांसफर करते हैं तो मान लो बाई क्रेडिटर, मैंने ऐसे लिखा बाई क्रेडिटर, और ये हो गया हमारा अमाउंट, ठीक है जी, ये हो गया अमाउंट। अब इसकी जर्नल एंट्री बताओ सर क्या बनेगी। तो हमने रियलाइजेशन के किस साइड ट्रांसफर करी है लाइबिलिटी, क्रेडिट साइड। तो मुझे इसका मतलब टू रियलाइजेशन को क्रेडिट करना पड़ेगा, टू रियलाइजेशन अकाउंट, और जो लाइबिलिटी में ट्रांसफर कर रहा हूं उसको डेबिट, तो क्रेडिटर अकाउंट। सेम प्रोसीजर अब इसको पे करने का भी होगा। इसके साथ साथ बता देता हूं पेमेंट, अगर बात करी जाए पेमेंट की, सर हमें क्रेडिटर की पेमेंट करनी है, तो ध्यान रहे गधा घोड़ा एक समान। आपको क्या करना है सर, अब रियलाइजेशन में क्योंकि ये ट्रांसफर हो चुका है, एक कमरे के अंदर आ चुका है, अब तो भैया देना ही देना है, हमें कोई मतलब नहीं है बिल्स पेबल है, क्रेडिटर है, हमारी पेमेंट जा रही है, हमें ये पता है। तो जब हमारी जेब से पेमेंट जा रही है किसी चीज को पे करने के लिए, तो टू कैश, ये तो पेमेंट गई। अब जब कैश गया, किसकी वजह से गया, लाइबिलिटीज पे करने की वजह से गया, तो डेबिट में क्या आ जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट। बस ये लाइबिलिटी पेमेंट की जर्नल एंट्री। आई होप आपको सभी को बढ़िया तरीके से समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट आते हैं दिस एंट्री, ये रही वेरियस लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो ये तो हो गई हमारी ये वाली जर्नल एंट्री जो मैंने ट्रांसफर करने की बताई, और पेमेंट की मैंने एक्स्ट्रा में बता दिया, हालांकि आगे आएंगी देख लेंगे उनको भी। द एंट्री विल क्लोज लाइबिलिटीज अकाउंट, लाइबिलिटीज टू आउटसाइड द फर्म हैज टू पे टू आउटसाइड लाइबिलिटी अदर देन पार्टनर को छोड़कर जितनी भी पेमेंट होती है लाइबिलिटी की, वो हम कहां पर करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट में कर देते हैं, हाथ के हाथ। क्रेडिटर, बिल्स पेबल, बैंक, ओवरड्राफ्ट, एपीएफ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। अगर पार्टनर का लोन है तो लोन की एंट्री होगी, लेकिन रियलाइजेशन में नहीं होगी, क्योंकि हमने उसको ट्रांसफर करा ही नहीं है रियलाइजेशन अकाउंट में बैलेंस शीट से। उसकी एंट्री हम डायरेक्टली उसको पेमेंट कर देंगे कैश से, ठीक है, जो कैश अकाउंट है उससे डायरेक्ट उसको पेमेंट मिल जाएगी। चलिए थर्ड पार्ट आता है फॉर रियलाइजेशन ऑफ एसेट वेदर रिकॉर्डेड और अनरिकॉर्डेड। तो भैया हमें तो पैसे से मतलब है, सीधी सी बात है, फॉर्म कर रहे हैं बंद। अब रिकॉर्डेड एसेट है या अनरिकॉर्डेड एसेट है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, पैसा आना चाहिए। फर्म के अंदर कुछ भी पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, चाहे तुम्हारी किताबों में है या नहीं है, पैसा आना चाहिए, उठाओ और बेच दो, पैसा इकट्ठा करना है, क्योंकि हमें लाइबिलिटीज पे करनी है। तो यहां पर वही वाली बात है, जितनी भी रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स हमने करी, चाहे वो रिकॉर्डेड थी अनरिकॉर्डेड थी, सबके लिए सोल्ड फॉर कैश, कैश में अगर जारी है तो मैं तो सबको गधे घोड़े सबको एक समान लेकर चल रहा हूं, एसेट जारी है रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। टेकन ओवर बाय पार्टनर, अगर पार्टनर उसको टेक ओवर कर रहा है, वो कह रहा है कि भैया मुझे भी तो तुमसे पैसे लेने हैं, तो तुम एक काम करो ना, मेरी नजर इस मशीनरी पर है और ये मेरे काम आ जाएगी, तो तुम मुझे दे दो इसको, वो टेक ओवर कर लेगा। तो वहां पर हमारे पास बस कैश ही तो नहीं आया, बाकी हम क्या कर रहे हैं,
पार्टनर की कैपिटल को उड़ा देंगे उतने अमाउंट से। अब हमें पार्टनर को इतने पैसे कम देने पड़ेंगे जब पार्टनर कैपिटल अकाउंट को सेटल करेंगे, तो उस सिचुएशन में हम कैश की जगह पार्टनर की कैपिटल को डेबिट कर देंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट। गिवन टू एनी क्रेडिटर टूवर्ड द ऑफिस ड्यूज नो एंट्री। अब इस पॉइंट का भी तुम्हें खास तौर पे ध्यान रखना है, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो वहां पर यह ध्यान रखना है आपकी कोई एसेट और कोई क्रेडिटर या कोई भी आउटसाइड लायबिलिटी, क्रेडिटर मान लो, क्रेडिटर आउटसाइड लायबिलिटी में क्रेडिटर ले लिया, वो कहता है कि ये वाली एसेट तो तुम मुझे दे दो, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे एसेट दे दो, तो भाई ले जा। हमारी एक एसेट जब किसी लायबिलिटी को खत्म करती है तो उस सिचुएशन में आपको किताब में कुछ भी रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्यों रिकॉर्ड करें? पहले मैं उसको लायबिलिटी को रिकॉर्ड करूंगा, फिर मैं उसकी एसेट्स को रिकॉर्ड करूंगा, फिर मैं दूंगा दिखाऊंगा वहां पर कि देखो जी मैंने एसेट उसको दे दी और यहां दिखाऊंगा कि मैंने लायबिलिटी पे कर दी इस एसेट से। तो क्यों डबल डबल काम करा जाए, ठीक है। तो कोई एंट्री हम करेंगे, खत्म, तू जान ले जा इसको। नेक्स्ट आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट आता है फोर्थ, सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटी वेदर रिकॉर्डेड और अनरिकॉर्डेड। तो यहां पर भी वही चीज, सेटलमेंट हमें करना है, पैसे इकट्ठा हम कर रहे हैं, जब पैसे इकट्ठा करने में के लिए कोई रिकॉर्डेड और अनरिकॉर्डेड नहीं देख रहे तो इसको भी हम क्यों ही देखें, ठीक है। तो यहां पर भी जो जर्नल एंट्रीज बनेंगी और पेमेंट रियलाइजेशन को हम डेबिट कर देंगे, जो भी मतलब हम लायबिलिटीज पे कर रहे हैं, तो सिचुएशन में मैंने बताया ना आपको रियलाइजेशन डेबिट होगा और हमारी जेब से क्या जाएगा सर, कैश। और अगर कोई पार्टनर हमारा मतलब फर्म के अंदर कोई पार्टनर ये कहता है कि इस लायबिलिटी को मैं देख लूंगा, तो कैश नहीं जा रहा, फिर उसकी जगह पार्टनर की कैपिटल को क्रेडिट कर दो। फिर जब पार्टनर कैपिटल अकाउंट हम बनाएंगे तो वहां पर इसको सेटल कर देंगे, इतना अमाउंट इसको फालतू मिल जाएगा क्योंकि इसने इसको देख लिया। वो कहता है कि चलो अपनी वाइफ का लोन, अपनी पत्नी का लोन अगर मैं देख लूंगा, तुम उसकी पेमेंट मत करो, उसे मैं देख लूंगा, तो तुम उसकी कैपिटल को क्रेडिट कर दो। सिंपल सी चीज, कैश की जगह पैसा नहीं गया, पार्टनर की कैपिटल को क्रेडिट कर दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे खास बात का ध्यान रखना है आपको, इफ रियलाइज्ड वैल्यू ऑफ इंटेंजिबल, ध्यान रहे क्या, इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट में क्या आता है, जैसे कि गुडविल, पेटेंट, ये सारी चीजें हमारी इंटेंजिबल एसेट में आती हैं, ठीक है। इज नॉट गिवन, अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी तो आप उस सिचुएशन में क्या मानोगे, उनकी वैल्यू को जीरो, शून्य। तो कभी कभी देखा होगा आपने सवाल में गुडविल लिखी है, ठीक है, कभी कभी हम उसकी पेमेंट मतलब जो उसको ट्रांसफर करते हैं, आपने देखा होगा एज एसेट साइड, और वहां पर उसको रियलाइज करते हुए दिखाते हैं। किसी किसी क्वेश्चन के अंदर कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है गुडविल से रिलेटेड, तो वहां पर वो जो एसेट है, एसेट की फॉर्म में है, वहां हम उसको रियलाइज करते हुए दिखाते ही नहीं है। तो बच्चों को कंफ्यूजन रहती है, कभी बच्चा सोचता करनी है, कभी बच्चा सोचता नहीं करनी है। तो बच्चों पॉइंट ये है कि वो है हमारी इंटेंजिबल एसेट, इंफॉर्मेशन गिवन है कि उसको कितने रुपए में रियलाइज करा है तो लिख दो, और नहीं है तो इसका मतलब वो 0 रुपए में रियलाइज हो रही है। क्लियर है मेरा पॉइंट, ठीक है जी। एक पॉइंट और, इफ रियलाइज्ड वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज एंड टेंजिबल एसेट, लायबिलिटीज और टेंजिबल एसेट इज नॉट गिवन, अगर किसी सिचुएशन में लायबिलिटी कितने में पे करी गई और हमारी टेंजिबल एसेट कितने में बिकी, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन अगर नहीं है आपके पास, तो आप मान लेना वो सेटल हुई है किस पर, बुक वैल्यू पर। जो भी किताब के अंदर लिखी हुई वैल्यू है हम उसी में ही मान लेंगे कि हमने इतने रुपए क्रेडिटर को पे कर दी, या एसेट की वैल्यू लिखी हुई है तो हम मान लेंगे कि हमने इतने रुपए की एसेट अपनी बेच दी है। चलिए जी और आगे चलते हैं। व्हेन एनी क्रेडिटर और एनी अदर पर्सन टू हुम अमाउंट इज ड्यू may agree to take on assets against their claim, in such a case no entries pass। ये पहले मैं बता चुका हूं, कोई क्रेडिटर है, आउटसाइड लायबिलिटी है, उसकी लगता है अभी कोई इंफॉर्मेशन है नहीं पेमेंट की, और वो कोई एसेट टेक ओवर कर रहा है, तो कोई एंट्री पास करने की जरूरत ही नहीं है। एक लायबिलिटी ने हमारी एसेट को खत्म कर दिया, यानी कि हमारी एसेट ने एक लायबिलिटी को खत्म कर दिया, सिंपल सी चीज। एंट्री बैलेंस इफ एग्जिस्ट देन इट विल बी पेड बाय कैश। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, अगर हम दे रखा है उसमें अमाउंट कुछ दे रखा है और हम उसे पे कर रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा, रियलाइजेशन डेबिट टू कैश या बैंक, अगर लायबिलिटी पे हो रही है तो। चलिए जी और आगे चलते हैं सर, और आगे क्या गिवन है, फॉर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, तो एक्सपेंसेस की बात करी जा रही है, तो दीज आर द एक्सपेंस इनकर्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, इट मे बी पेड थ्रू वेरियस केसेस। एक्सपेंस पेड बाय फर्म, अगर एक्सपेंस फर्म पे कर रही है तो उस सिचुएशन में एंट्री आपको क्या ध्यान रखनी है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, क्योंकि क्या हो रहा है, पैसा जा रहा है, और पैसा जब जा रहा है तो पैसा क्या है, एसेट, और एसेट जब जाती है तो हम उसे क्या करते हैं, क्रेडिट, और क्रेडिट इसलिए क्योंकि कोई एक्सपेंस पे करा जा रहा है।
रियलाइजेशन डेबिट इसलिए करा है, तुमने देखा भी होगा यार रियलाइजेशन अकाउंट जब बनाया था तो रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर हमने क्या करा था, ये डेबिट था ये क्रेडिट था, कोई भी रियलाइजेशन एक्सपेंस होता था तो हम कहाँ नोट डाउन कर देते, इस साइड टू बैंक के नाम से और आगे लिखते थे छोटा सा रियलाइजेशन एक्सपेंस। तो ये वही चीज तो है रियलाइजेशन के डेबिट साइड, तो इसीलिए रियलाइजेशन को क्या करना पड़ रहा है, डेबिट, ठीक है, टू कैश या बैंक, सिंपल। अब तो समझ आ गया होगा, ध्यान भी आ गया होगा। पेड बाय पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ फर्म, अगर पार्टनर पे कर देता है फर्म के बिहाफ पर तो भैया हमें यहां पर फिर ये नहीं दिखाना, फिर हमें यहां पर उस पार्टनर का नाम लिखना होता है, टू एक्स कैपिटल अकाउंट, इस तरीके से। तो उस सिचुएशन में रियलाइजेशन को डेबिट, ये देखो रियलाइजेशन डेबिट, टू कंसर्न पार्टनर कैपिटल, तो टू पार्टनर कैपिटल मैंने दिखा दिया, समझ आ रही है ना, बिल्कुल लॉजिकली तुम्हें करके दिखा रहा हूं, जर्नल एंट्री ऐसी बोल बोल के नहीं बता रहा। नेक्स्ट आता है व्हेन द फर्म इज एग्रीड टू पे अ फिक्स अमाउंट टू द पार्ट वेदर एक्चुअल एक्सपेंसेस आर हाइयर और लोअर। देखो हमें उससे कोई मतलब नहीं है, अब एक्सपेंस कितने भी जाएं, 2 लाख 4 लाख 5 लाख, हमें उससे मतलब है जो हम पार्टनर को एक फिक्स अमाउंट पे कर रहे हैं, किसके लिए, एक्सपेंसेस पे करने के लिए, जो भी हम दे रहे हैं हमें उससे मतलब है। तो उस सिचुएशन में अगर फिक्स अमाउंट हम पार्टनर को पे करते हैं कि भैया तू देख लियो अपने हिसाब से, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। इफ एक्चुअल एक्सपेंस पेड बाय द फर्म बट ऑन द बिहाफ ऑफ द पार्टनर, अगर फर्म पे कर रही है पार्टनर के बिहाफ पर तो पार्टनर की कैपिटल को डेबिट कर लो टू कैश अकाउंट। और इसमें एक पॉइंट और, एक्सपेंसेस आर पेड बाय पार्टनर हिमसेल्फ, नो एंट्री इज पास्ड। पार्टनर का कोई एक्सपेंस खुद पार्टनर पे कर रहा है तो भैया कोई एंट्री पास नहीं करी जाएगी। ये वो वाली सिचुएशन है, बॉर्न बाय फर्म पेड बाय पार्टनर, बॉर्न बाय पार्टनर पेड बाय फर्म, ठीक है, बॉर्न बाय पार्टनर पेड बाय पार्टनर, तो पेड बाय पार्टनर पेड बाय पार्टनर वाली सिचुएशन में आपने क्या देखा था, नो एंट्री, ठीक है, पूरी टेबल बनाकर दिखाई थी बकायदा इसके ऊपर। चलते हैं क्लोजिंग रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट को जब हम एंड में क्लोज करते हैं तो क्या होता है, ये बड़ा सिंपल काम होता है। रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर अगर देखो क्रेडिट साइड बैलेंस ज्यादा आया, क्रेडिट साइड बैलेंस ज्यादा आया तो हम क्या करते हैं, उसमें से डेबिट वाले को माइनस करते हैं, तो हमारे पास बचता क्या एक्चुअल में, प्रॉफिट, और उस प्रॉफिट को हम रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड ही, इस साइड ही पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ठीक है, फिर वो एंड में चला जाता है पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। और क्या होता है सर, लॉस, लॉस की सिचुएशन में डेबिट का बैलेंस ज्यादा, यानी कि यहां का बैलेंस ज्यादा, उसको लिखेंगे हम दूसरी साइड क्रेडिट साइड, उसमें से क्रेडिट वाला अमाउंट माइनस करेंगे तो जो भी बैलेंस बचेगा उस लॉस को हम पार्टनर्स के बीच में कर देंगे डिस्ट्रीब्यूट, तो एंट्री होगी पार्टनर कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, सिंपल सी चीज। अच्छा, इसके अंदर एक खास बात पता है क्या है, बैलेंस शीट नहीं बनानी पड़ती। सर क्यों नहीं बनानी पड़ती, क्योंकि फर्म तो डिसॉल्व हो रही है, अब आगे चलेगी नहीं फर्म, तो बैलेंस शीट बनाने का फायदा ही क्या, तो इसीलिए कैश अकाउंट तक सब समाप्त हो जाता है, एंड हो जाता है बिल्कुल। अच्छा, रियलाइजेशन अकाउंट बच्चों जिसने नहीं देखा वो आपके सामने है, सिंपल फॉर्मेट होता है, डेट का कॉलम कहीं होता ही नहीं है, डेट से क्या ही करना है, एंड ऑफ द ईयर ही ये सारा काम होता है, ठीक है। तो पार्टिकुलर अमाउंट, सारी एसेट्स को बैलेंस शीट से, लाइबिलिटीज को बैलेंस शीट से क्या करा जा रहा है यहाँ, ट्रांसफर। देखो जी यहाँ तक हमने कर दी सारी लाइबिलिटीज ट्रांसफर, और एसेट जितनी भी थी वो सारी डेबिट साइड ट्रांसफर कर दी, यहाँ तक कर दी सारी एसेट्स ट्रांसफर। तो देखो लैंड एंड बिल्डिंग आ गई, प्लांट एंड मशीनरी आ गई, फर्नीचर और फिटिंग आ गई, बिल रिसीवेबल आ गए, सन्ड्री डेटर आ गए, सारी क्या है, एसेट। लायबिलिटी में क्रेडिटर है, बिल्स पेबल है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, पीडीडी, ठीक है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, सारी लायबिलिटीज आ गई। तो अब क्या होगा, ये जितनी भी एसेट्स हैं इस साइड ये सब ये क्या हो रही हैं, ये क्या हो रही है बच्चों, ये सब सेल हो रही हैं, यानी कि यहां पर इनमें क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है, पैसा आया क्योंकि हमने एसेट्स को बेचा। और यहां पर क्या हो रहा है, इधर डेबिट साइड आप देख सकते हो ये सब क्या हो रहा है, ये पैसा गया क्योंकि जितने भी खर्चे हैं, जितने भी आउटसाइड लाइबिलिटीज वाले हैं वो सब अपनी पेमेंट लेने के लिए खड़े हुए हैं, तो यहां हम पेमेंट कर रहे हैं। फिर उसके बाद अगर बैलेंस बचा तो ये पैसे आने वाला कॉलम था, टोटल करा, पैसा ज्यादा है खर्चा कम, तो बैलेंस जो बचेगा वो पार्टनर के बीच में प्रॉफिट, खर्चा ज्यादा है पैसा कम आया, माइनस करेंगे जो भी बैलेंस बचा पार्टनर के लिए लॉस, ठीक है जी। चलिए सर और आगे चलते हैं। नेक्स्ट पार्टनर लोन अकाउंट की बात, सर ये रह गई, इंपॉर्टेंट है पार्टनर लोन अकाउंट। एट द टाइम ऑफ सेटलमेंट पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज आफ्टर पेमेंट ऑफ आउटसाइड लायबिलिटीज, देखो पार्टनर के लोन की पेमेंट कब होगी, जब एसेट बेचोगे, जितनी भी आउटसाइड लायबिलिटीज है उनकी पेमेंट करोगे, उसके बाद अगर पेमेंट बचेगी तो पार्टनर का लोन चुकाया जाएगा, ठीक है जी, इज पेड। तो पार्टनर का लोन अगर हम पे कर रहे हैं तो पार्टनर का लोन होता क्या है, एक तरीके से लायबिलिटी है, उसका बैलेंस क्या है, क्रेडिट बैलेंस। उसको अगर हमें खत्म करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको डेबिट, और उसको डेबिट करने के लिए क्या जाएगा, पैसा, कैश।
नोट इंपॉर्टेंट पॉइंट, लोन फ्रॉम रिलेटिव ऑफ पार्टनर इज एन आउटसाइड लायबिलिटी। पार्टनर का लोन पे करने से पहले हम उसके रिलेटिव का लोन अगर पे कर रहे हैं तो वो एक हमारी आउटसाइड लायबिलिटी है, उसकी पेमेंट इससे पहले होगी। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट थर्ड, पार्टनर कैपिटल अकाउंट के अंदर सर क्या होगा? इफ पार्टनर टेक एनी एसेट, अगर पार्टनर कोई फॉर्म की एसेट टेक कर रहा है, टेक ओवर कर रहा है, उसे अच्छी लग रही है, तो रिकॉर्ड कर दो उसको डेबिट साइड ऑफ हिज कैपिटल अकाउंट। क्यों कैपिटल अकाउंट में? क्यों? तो भैया पार्टनर कैपिटल अकाउंट इस तरीके से तो बनाया जाता है, 1 2 3 4 3 पार्टनर, 1 2 3 4 3 पार्टनर, यहाँ ये हो गई डेबिट, ये हो गई क्रेडिट। पार्टनर को जो जो चीजें दी जाती है हम क्या करते हैं? क्रेडिट साइड रिकॉर्ड। और जब पार्टनर ने कुछ टेक ओवर कर लिया तो जितने रुपए का टेक ओवर करा है उसे हम यहां पर दिखाएंगे ना, टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये जो भी कितने का भी अमाउंट है, ए ने टेक ओवर कर लिया, ठीक है, तो उसकी कैपिटल को कम कर दो यार, हम फ्री में थोड़ी दे देंगे किसी भी चीज को। ठीक है जी, चलिए और आगे चलते हैं। इफ पार्टनर टेक एनी लायबिलिटी, अगर पार्टनर कोई लायबिलिटी टेक ओवर कर रहा है, जो कि अभी हमने पीछे देखी भी थी, मैंने आपको बताया था, तो उस सिचुएशन में क्या करना होता है बच्चों? पार्टनर की कैपिटल को जो भी हमने करा है रियलाइजेशन क्रेडिट कर दो। भाई उसको मिलना चाहिए, उसने टेक ओवर कर ली तो उसको देना पड़ेगा। ठीक है, ऑन ट्रांसफरिंग ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व, और बाकी जो भी रिजर्व और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है वो पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड हम उसको शो करा देते हैं। नेक्स्ट, P&L जनरल रिजर्व क्या है? फॉर्म में पड़ा पड़ा सड़ेगा थोड़ी, पार्टनर्स के बीच में बांटा जाएगा। ठीक है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस डेबिट बैलेंस ऑफ P&L, तो ये मैंने आपको पहले भी की क्लासों में भी बताया, अगर P&L का डेबिट बैलेंस है तो इसका मतलब वो क्या है? लॉस, और लॉस वो पार्टनर्स के बीच में बांटा जाएगा। तो पार्टनर की कैपिटल को डेबिट कर देना टू P&L। ऑन ट्रांसफरिंग ऑफ बैलेंस इन करेंट अकाउंट, तो ये बेकार की चीज है, इसको छोड़ दो। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा सर, अब आ गए हैं क्वेश्चन। तो जितनी भी थ्योरी हमने पढ़ी अब तक, आई होप सारी बढ़िया तरीके से समझ आई होगी। ठीक है, तो अब हम उसको अप्लाई करेंगे यहां पर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में। तो क्वेश्चन भी साथ साथ कंप्लीट करते हैं और इस चैप्टर को यही समाप्त कर देते हैं। इसके बाद देखने हमें, मैंने बता ही दिया आपको 2 चैप्टर। तो यहां पर दे रखे हैं आव्या, मितांश और प्रवीण, तो AMP 3 पार्टनर इन अ फॉर्म ऑन 31 मार्च 2023, फॉर्म वॉज डिसॉल्व, फॉर्म हो रही है डिसॉल्व। क्रेडिटर टुक ओवर फर्नीचर ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ 50,000। अच्छा, क्रेडिटर है उसने 50,000 वाली बुक वैल्यू की एसेट को टेक ओवर कर लिया, यानी कि फर्नीचर को टेक ओवर कर लिया। लेकिन हमें इससे मतलब नहीं है, मैंने क्या बोला था, हमारे पास जो पैसा आ रहा है ना मुझसे मतलब है, चीज कितने की थी, क्या थी, कितने की मतलब बिकी है, मुझसे मतलब है हमारे पास पैसा कितना आ रहा है। तो उसको टेक ओवर करा उसने 45,000 में। सर 45,000 में उसने टेक ओवर कर लिया, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। लेना देना किससे? इससे। इन पार्ट सेटलमेंट ऑफ देयर अमाउंट ऑफ ₹60,000। अच्छा, उस क्रेडिटर को देने कितने थे? 60,000 रुपए। अभी उसने एसेट कितनी टेक ओवर करी है? कितने की? 45,000 की। यानी कि क्रेडिटर कहते हैं 60,000 रुपए, 45,000 की कर ली उसने एसेट टेक ओवर। अगर ये कह रहे थे फुल सेटलमेंट में तो हमें आगे कुछ ध्यान देना ही नहीं था, लेकिन इन्होंने क्या बोला? द बैलेंस, इन्होंने बोल दिया द बैलेंस वॉज पेड दैम थ्रू चेक। बाकी का जो बचा हुआ बैलेंस है वो चेक से पेमेंट करी गई। द अमाउंट पेड थ्रू चेक विल बी, कितना सिंपल क्वेश्चन है, CBSE बोर्ड एग्जाम 2024 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। 60,000 में से 45 को माइनस करेंगे, कितना आ गया? 15,000 रुपए। तो ये 15,000 रुपए कहीं ऑप्शन दे रखा है? सिंपल क्वेश्चन, 1 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, बच्चा यहां पर एक गलती कर सकता था, वो गलती क्या थी? बच्चा पता है क्या नोटिस करता? अच्छा 50,000 की एसेट, ठीक है, और हमारा जो वो है क्रेडिटर वो कितने का है? 60,000 का, तो माइनस करेंगे 10,000 रुपए बैलेंस बचा, तो 10,000 रुपए हमने पे करे किससे? चेक से। तो वो ऑप्शन ए करेक्ट कर देता, ए टिक कर देता, और वही गलती हो जाती। ठीक है बच्चों, समझ आ गई बात? चलिए, सिंपल क्वेश्चन था 1 नंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी CBSE 2024 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म के डिसोल्यूशन के समय टोटल एसेट कितने की दे रखी थी? 6 लाख रुपए की सर। एंड आउटसाइड लायबिलिटी दे रखी थी 2,40,000 की सर। इफ एसेट रियलाइज, एसेट्स को बेचा गया 7,20,000 में, और रियलाइजेशन का एक्सपेंस हो गया 8,000 रुपए में, वर पेड, वो भी पे करा गया। द प्रॉफिट और लॉस ऑन रियलाइजेशन अकाउंट विल बी, तो बताओ रियलाइजेशन अकाउंट में प्रॉफिट हुआ या लॉस? तो सीधा आते हैं, रियलाइजेशन की तो एक एक कहानी हमने पढ़ ली है सर, बस आप बताइए, इंफॉर्मेशन दीजिए, सीधा आपके सामने निकाल कर रख देंगे सारी चीजों को। डेबिट क्रेडिट,
तो बैलेंस शीट के एसेट साइड से किधर ट्रांसफर होती है, डेबिट साइड। तो एसेट दिखा देते हैं पहले, मान लो ये एसेट हो गई सारी, ठीक है, एसेट हो गई 6 लाख रुपए की, ठीक है सर, 6 लाख रुपए की एसेट। अभी आउटसाइड लायबिलिटी किधर ट्रांसफर होती है, अगर बैलेंस शीट में इधर है तो ट्रांसफर होगी इधर, तो ये हो गई हमारी लायबिलिटीज, एज ए रफली कर रहा हूं मैं, ठीक है, 2,40,000 रुपए की लायबिलिटीज। अभी हुआ क्या बच्चों, इन्होंने एसेट को रियलाइज करा, एसेट को बेचा कितने में, 7,20,000 में। तो एसेट को रियलाइज इस तरफ करते हैं, रियलाइज करा 7,20,000 में, और एक एक्सपेंस पे करा है 8,000 का, तो ये हो गया हमारा एक्सपेंस, 8,000 का हो गया एक्सपेंस। चलिए जी, इसके अलावा और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, टोटल करते हैं बस, सीधा टोटल। तो ये कितना हो गया 240, अच्छा मैं डायरेक्टली कर देता हूँ, 240 से, अच्छा इसकी पेमेंट नहीं करी ना, तो पेमेंट करनी पड़ेगी हमें लायबिलिटीज़ की पेमेंट करेंगे 2,40,000। तो भैया पेमेंट तो करनी पड़ी, तो 240 से 240 कैंसिल, डेबिट और क्रेडिट वहीं खत्म। अभी और क्या रह गया, यहाँ रह गया 720 माइनस 6 करेंगे तो कितना रह गया 120, 120 में से 8,000 को माइनस करेंगे तो आ गया 1,12,000। अब क्योंकि बैलेंस इधर आ रहा है तो इधर तो हम क्या नोटिस करते हैं सर, ये तो होता है प्रॉफिट, तो प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा हमें 1,12,000 का, ऑप्शन डी इज करेक्ट। 1,12,000 रुपए का इस सवाल के अंदर हुआ है हमें प्रॉफिट। आई होप क्वेश्चन बढ़िया तरीके से समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों, क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3। सान्या, सार्थक और नित्या 3 पार्टनर एक फर्म के अंदर जिनका प्रॉफिट शेयरिंग लॉसेज 5 कितना दे रखा है ऑफ 4:3:1। तो 3 पार्टनर है SSN 3:3:1। ये डिसाइड करते हैं कि फर्म को डिसॉल्व करेंगे 31 मार्च 2023 को। चलिए जी कर दो। ऑन दिस डेट द फर्म हैड डेटर, फर्म के डेटर हैं जिनका अमाउंट दे रखा है 3 लाख रुपए। तो फर्म के अंदर हमें डेटर देखने के लिए मिले जिनका अमाउंट था 3 लाख रुपए, एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट, यानी कि इनका पीबीडी भी है, पीबीडी प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट 30,000 रुपए इन्होंने बताया, तो कितना हो गया 2,70,000। एक्चुअल में वैसे हमें इससे मतलब होता है। और ऑन डिसोल्यूशन डेटर फॉर 20,000 प्रूव्ड बैड डेप्ट, द रिमेनिंग डेटर रियलाइज 90%। अब हुआ क्या है, डिसोल्यूशन के समय हमें पता चला कि जो डेटर थे ना उसमें से हमारे क्या 20,000 के प्रूव्ड हो गए हैं बैड, यानी कि पैसा मर गया। तो किससे मतलब होता है, इससे, ठीक है, आपने जर्नल एंट्री में भी देखा होगा। मैं इसे ही उठाता हूं, 3 लाख माइनस 20,000, तो डेटर कितने के बचे, डेटर बचे हमारे 2,80,000 के। अब इन 2,80,000 के डेटर को 90% वैल्यू पर रियलाइज करा गया, तो यानी कि 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 28,000 मल्टीप्लाई बाई 9, 0 0 0 9 8 72, 2 यहाँ ये 9 दूनी 18, 19 20 21 22 23 24 25, तो ये आ गया 2,52,000 रुपए। ठीक है जी, 90 अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम द डेटर विल बी। तो ये बताना है कि कितने रुपए में डेटर रियलाइज हुए। तो ये भी सीबीएसई 2024 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। तो अमाउंट कितना है 2,52,000। कोई ऑप्शन है 2 लाख, डी ऑप्शन, 2,52,000 रुपये हमारा क्या होगा जितने के डेटर रियलाइज हुए हैं। तो गलती बिल्कुल नहीं करनी है, घुमाने के लिए एक जैसी 2 चीजें दे देते हैं, तो आपको बिल्कुल भी मतलब गड़बड़ नहीं करनी, मेरा कहने का मतलब ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है, पढ़ते हैं। ये भी सीबीएसई 2024 के बोर्ड एग्जाम के अंदर आया क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें बोला क्या है, देयर आर 2 स्टेटमेंट असर्शन और रीजन, ठीक है जी। असर्शन में दे रखा है सर, असर्शन में दे रखा है कोर्ट डज नॉट इंटरवेनी इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो कोर्ट कभी भी अगर कोई पार्टनरशिप डिसॉल्व कर रहा है, मतलब पार्टनरशिप फॉर्म को डिसॉल्व कर रहा है, तो उसमें किसी भी तरीके का इंटरफेयर नहीं करता, ठीक है, किसी भी तरीके की उसकी कोई नोकझोंक नहीं होती। और रीजन दे रखा है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप टेक प्लेस बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट अमंग पार्टनर। तो ये बात भी सही है यार, बात तो दोनों ही सही है। कोर्ट भी कभी इंटरफेयर नहीं करेगा। कोई अगर बंदा कह रहा है कि मैं अपनी फर्म बंद कर रहा हूं, तो कभी कोर्ट नहीं कहेगा कि रुक जा मत बंद कर, वह कर रहा है तो। और रीजन भी ठीक है। क्या असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन है रीजन, ये देखें। तो कोर्ट कभी भी इंटरफेयर नहीं करता जब कोई पार्टनर अपनी फर्म को बंद करता है, क्योंकि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एक अपने म्यूचुअल एग्रीमेंट आपसी सहमति से करा जाता है। तो भैया असर्शन और रीजन दोनों सही हैं।
असर्शन और रीजन दोनों सही हैं और रीजन एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन की, तो इसका मतलब इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो ये तरीका होता है आपके असर्शन और रीजन के जो क्वेश्चन होते हैं उनको करने का, ठीक है। गलती इसमें भी बिल्कुल नहीं करनी है, सेम जैसे मैंने पढ़कर कराया आपको हर क्वेश्चन में यही चीज अप्लाई करनी है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। नंदू, बंदू और चंदू तीन पार्टनर एक फर्म के अंदर 31 मार्च 2023 ये डिसाइड करते हैं कि फर्म को क्या करेंगे, डिसॉल्व करेंगे। पास करनी है मुझे कुछ नेसेसरी जर्नल एंट्री ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन आफ्टर द वेरियस एसेट्स अदर देन, देखो यहां क्या बोल रखा है, अदर देन कैश एंड बैंक, ठीक है सर, एंड आउटसाइड लायबिलिटी हैव बीन ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। अच्छा, इन्होंने पहले ही ना एसेट और लायबिलिटीज को ऑलरेडी ट्रांसफर कर दिया रियलाइजेशन अकाउंट में, हमसे सिर्फ मांगी है इन्होंने जर्नल एंट्री, जो भी एसेट रिलीज हो रही है या टेक ओवर हो रही है, कुछ भी हो रहा है XYZ। पहला पॉइंट, स्टॉक ऑफ 1,40,000 टेकन बाय नंदू एट अ डिस्काउंट ऑफ 30%। 1,40,000 के स्टॉक को नंदू ने 30% डिस्काउंट पर टेक ओवर कर लिया। तो पहले जर्नल एंट्री की बात करेंगे सर, क्योंकि हमारी एसेट हमें छोड़कर जा रही है और नंदू उसको टेक ओवर कर रहा है, तो नंदू की कैपिटल को करेंगे डेबिट। तो नंदू कैपिटल अकाउंट डेबिट, और जब एसेट जाती है तो रियलाइजेशन को हम करते हैं क्रेडिट, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। अब बात आती है अमाउंट की, तो सर यहां पर अमाउंट निकालने के लिए हमने देखा स्टॉक है 1,40,000 के, 1,40,000 के 30% डिस्काउंट पर, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो ये कितना हो गया 14,000, 14 तिया 42, कितना हो जाएगा 0 एज इट इज, 0 एज इट इज, 0 एज इट इज, 3 चौक 12 हासिल 1, 3 1 कम 3 और 1 4, 42,000। यानी कि 1,40,000 में से अगर मैं 42,000 को माइनस कर देता हूं तो ये बचेगा मेरा 98,000। तो इसका मतलब नंदू ने 98,000 की एसेट को कर लिया है टुक ओवर। पहली जर्नल एंट्री कंप्लीट, गलती नहीं करनी बिल्कुल भी। सेकंड जर्नल एंट्री पर आते हैं, यहां पर बोला है क्रेडिटर टू हुम द फर्म ओड 40,000 एक्सेप्टेड स्टॉक एट 4,000। यानी कि क्रेडिटर थे 40,000 के, ये रहे, और उन्होंने स्टॉक टेक ओवर कर लिया 4,000 का, ठीक है जी। तो 4,000 के क्रेडिटर और 4,000 की जो हमारी एसेट यानी कि स्टॉक, वो खत्म, नो एंट्री। आगे चलते हैं, एंड द बैलेंस वॉज पेड टू देम बाई चेक, और बचा हुआ बैलेंस किससे पे करा है, चेक से। तो 40,000 में से 4,000 निकाल दो, बचे कितने 36,000, तो उसको हम पे कर रहे हैं चेक से। तो सर रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, जो भी है, चेक से कर रहे हैं तो बैंक, टू बैंक अकाउंट। कितना अमाउंट 36,000। बच्चों यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन्होंने क्वेश्चन में हमें पहले इंफॉर्मेशन दे दिया क्या, कि इन्होंने एसेट्स और लायबिलिटीज को ऑलरेडी ट्रांसफर कर रखा है रियलाइजेशन अकाउंट में, इसीलिए मैं गधे और घोड़े दोनों को एक समान लेकर चल रहा हूं। अगर ट्रांसफर नहीं कर रखा होता तो फिर मुझे यहां पर एसेट का नाम लिखकर दिखाना पड़ता। मतलब जब हम ट्रांसफर करते हैं तो तब तो उस टाइम तो एसेट दिखाते हैं ना, आपने देखा होगा एसेट्स को ट्रांसफर करते हैं तो बकायदा एसेट्स के नाम लिखे जाते हैं। अब पे कर रहे हैं रियलाइजेशन में आने के बाद तो भैया रियलाइजेशन के नाम से ही करने पड़ेंगे। नेक्स्ट और चलते हैं आगे, एक ओल्ड कंप्यूटर विच हैड बीन रिटन ऑफ कंप्लीटली फ्रॉम द बुक वॉज सोल्ड फॉर 4,000 रुपए, वेयर एज इट एस्टिमेटेड मार्केट वैल्यू वॉज 10,000। भाई कितने का भी हो गया, कितने का, मैं तो इससे मतलब है 4,000 का गया है ना, तो हमारे पास 4,000 रुपए आए, हम तो उसे ही नोट डाउन करेंगे। तीसरी एंट्री, पैसा आया बैंक अकाउंट डेबिट, एसेट जा रही है तो टू रियलाइजेशन अकाउंट, कितने रुपए सर, सिर्फ 4,000 रुपए, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट आगे चलते हैं, 3 पॉइंट ये हो गए, 1 2 3। नेक्स्ट फोर्थ, चंदू हैड गिवन अ लोन ऑफ 1,00,000 टू द फर्म विच वॉज पेड टू हिम थ्रू अ चेक। तो यहां पर ना चंदू ने लोन दिया था फर्म को, अब उसको वापस करा जा रहा है 1,00,000 रुपए का, क्या देकर, चेक देकर। तो भैया मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको क्या बताया था, जो भी पार्टनर के लोन की पेमेंट होती है उसे कभी भी पार्टनर के लोन को हम रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं करते, डायरेक्टली पेमेंट कर दो कैश या बैंक से, उसे लाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो इंटरनल लायबिलिटी है। तो चंदू का लोन डेबिट करो क्योंकि एक लायबिलिटी थी और लायबिलिटी का बैलेंस होता है क्रेडिट, जब खत्म करते हैं तो कराना पड़ेगा डेबिट टू
चेक यानी कि टू बैंक अकाउंट। कितने रुपए का लोन सर? 1 लाख रुपए का लोन, 1 लाख रुपए का लोन। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ एंट्री पर आते हैं। फिफ्थ जर्नल एंट्री, फिफ्थ दे रखी है, फिफ्थ है, हाँ फिफ्थ कहाँ गई? फिफ्थ आ गया। 24,000 वर रिकवर्ड फ्रॉम अ डेटर विच वॉज रिटन ऑफ एज बेड डेप्ट इन द प्रीवियस ईयर। भाई साहब बेड डेप्ट बेशक हमने प्रीवियस ईयर में राइट ऑफ कर दिए थे, लेकिन हमारे पास तो 24,000 रुपए आ गए ना, तो हमें तो पैसे से मतलब है इस टाइम, बस पैसे के अलावा और कुछ नहीं दिखाई दे रहा। तो मैं तो सीधा सीधा देखूंगा कि मेरे पास कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट टू किसकी वजह से सर? एसेट्स की वजह से, क्योंकि डेटर एक एसेट ही थे। कितने रुपए आए सर? 24,000। दिखा दो 24,000, और किसी चीज से कोई मतलब नहीं। ठीक है जी, नेक्स्ट पॉइंट आता है सिक्स्थ। बंधु वॉज अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर द डिसोल्यूशन वर्क फॉर विच ही वॉज अलाउड अ रेम्यूनरेशन ऑफ 26,000। बंधु एग्रीड टू बियर द डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, एक्चुअल डिसोल्यूशन एक्सपेंस ऑफ 36,000। भाई कितने का ही भी, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको उसमें बताया था थ्योरी में, कितने का ही भी एक्सपेंस हो, 10,000 का हो, हमें उससे मतलब नहीं है, 10 लाख का हो, हमें उससे मतलब नहीं है। हमें उससे मतलब है हमारी जेब से पैसा कितना गया। डिसोल्यूशन चल रहा है भैया, मजाक थोड़ी हो रहा है। 26,000 रुपए गए हैं किसके पास? किसके पास गए हैं? बंधु के पास। तो दिखा दो यहां पर बंधु, तो बंधु को हमने पेमेंट करी, बंधु कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने रुपए सर? 26,000 सर, 26,000। बात खत्म। चलिए जी, ये भी हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। आराम से 4 से 6 नंबर के उसमें क्वेश्चन आ सकता है। अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक है, पीछे वाले भी क्वेश्चन अच्छे थे, वो तो बात एक अलग है। जब मैं करवाता हूं तो आपको लगता होगा सर सारे सिंपल सिंपल क्वेश्चन करा रहे हैं, और कोई भी एक क्वेश्चन उठाकर दे दो बच्चा वहीं फंस जाता है मोनिका। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6। अबे, विक्रम और क्रिस वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली। तो 3 पार्टनर ए बी सी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली। दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व देयर पार्टनरशिप फर्म ऑन 31 मार्च 2023। बैलेंस शीट ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन वाज एज फॉलो। हमें बैलेंस शीट दे रखी है भैया, ये क्या दे रखा है? अच्छा, ये इसका, ये इसका, ये इसका, क्रेडिटर 1,20, और प्लांट एंड मशीनरी ये, फर्नीचर ये, मोटर कार ये, स्टॉक ये, डेटर ये, और कैशेड बैंक। कैशेड बैंक को हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते, ये मैंने आपको बता दिया। अब आया बढ़िया क्वेश्चन। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। कुछ इंफॉर्मेशन हमें नीचे दे रखी है, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि सबसे पहला काम, अगर हम क्या बना रहे हैं, कुछ बना रहे हैं रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट बना रहे हैं, तो सीधा बैलेंस शीट को खाली कर दो, खत्म कर दो, बिल्कुल कुछ नहीं बचना चाहिए। और सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2024 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए जी, सबसे पहले बनाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन का फॉर्मेट इतना बहुत है, ठीक है। ये हो गया हमारा रियलाइजेशन अकाउंट का सर फॉर्मेट पूरा कंप्लीट। तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये कॉलम थोड़ा छोटा है, इसको बड़ा करेंगे, इस कॉलम को थोड़ा बड़ा करेंगे, इतना ठीक है। चलिए सर, रियलाइजेशन अकाउंट, ये हो गई डेबिट साइड, ये हो गई क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, और यहां पर डाल देंगे एक और लाइन। चलिए जी, ये भी खत्म, ठीक है सर। इसके बाद अब आते हैं सीधा अपनी एसेट्स पर। एसेट्स कहां पर है? यहां क्रॉस ट्रांसफर होंगी तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड। तो प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, मोटर कार, तो टू एसेट्स, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, मोटर कार। चलिए और चलते हैं पीछे। प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, मोटर कार, स्टॉक, डेटर, दो और है, स्टॉक और डेटर। सर स्टॉक और हमारे हो गए डेटर। अब जरा इनके अमाउंट की बात कर लेते हैं। तो सर अमाउंट है 80 45 1 25, 80 45 1 25, 80 45
एक 25 और अमाउंट है कहाँ गया, 80, 45, एक 25, 30 और 70, 30 और 70, 30,000 और 70,000। ठीक है जी। अब आते हैं लायबिलिटीज पर। तो सारी एसेट्स हमारी आ गई बाहर, ये आ गई हमारी सारी एसेट्स खत्म। लायबिलिटी में सिर्फ में और सिर्फ क्या दे रखा है, क्रेडिटर, वो भी 1,20,000 का। तो दिखा देंगे यहाँ पर बाई क्रेडिटर, डायरेक्ट ही दिखा दो, 1,20,000 के क्रेडिटर। चलिए जी, बैलेंस शीट का काम हो गया खत्म सर, इसमें कुछ नहीं बचा। अब आते हैं सीधा जो इंफॉर्मेशन दे रखी है ना नीचे, यहां से प्लांट एंड मशीनरी वॉज टेक ओवर बाई अभय एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ 75,000। अभय नाम का एक पार्टनर जो प्लांट एंड मशीनरी को क्या कर लेता है, टुक ओवर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एसेट यहां पर है, टुक ओवर यहां करते हुए दिखाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बताया ना रियलाइज इस तरफ ही होंगी। तो दिखा दो बाई अभयज कैपिटल, कितने रुपए में टुक ओवर करा, 75,000, सीधा कैपिटल कम कर दो। चलिए जी, एक काम खत्म। नेक्स्ट पॉइंट अगला है, फर्नीचर रियलाइज करा है 40,000 रुपए में। तो पहले कितने का था हमें उससे मतलब नहीं है, मैंने क्या बोला है, जितना पैसा आ रहा है सिर्फ उस पर ध्यान रखो। तो आपको दिखाना पड़ेगा यहां पर बाई कैश अकाउंट, ठीक है, और क्या कर रहे हैं हम, फर्नीचर रियलाइज कितने रुपए में, 40,000। वापस चलते हैं सर। नेक्स्ट पॉइंट यहां पर बोला है, मोटर कार वॉज टेक ओवर बाय विक्रम फॉर 1,30,000। कितने की थी मतलब नहीं है, सीधा देखो 1,30,000 रुपए में इसने टेक ओवर कर ली बाय विक्रम कैपिटल, 1,30,000 में सर इसने टेक ओवर कर ली। वापस चलते हैं सर, ये एंट्री भी खत्म। डेटर रियलाइज करे हैं 10% कम में। तो डेटर थे कितने के, पहले ये देखो सर, डेटर थे यहां पर 70,000 के, 70,000 का 10% हमने निकाला तो कितना आया, 7,000। इसमें से माइनस करा तो कितना बचा, 63,000। तो 63,000 में हमारे क्या हो गए, डेटर रियलाइज। तो मेरे को दिखाना पड़ेगा बाई कैश अकाउंट और ब्रैकेट में लिख दो डेटर, ठीक है। कितने हुए थे, 63,000 के। चलिए जी, चलिए और आते हैं आगे। फिफ्थ पॉइंट, 10% ऑफ द स्टॉक वॉज टेकन ओवर बाई क्रिस फॉर 4500, ठीक है। इन्होंने बोला है 10% स्टॉक टेक ओवर कर लिया है क्रिस ने 4500 रुपए में। तो स्टॉक है कितने का, 30,000 का। तो 30,000 का 10% अगर मैं निकालूं तो कितना आता है, 3,000। लेकिन इसको इन्होंने टुक ओवर करा है 4500 में। वैसे इसको निकालने की कोई बात थी नहीं, मैंने क्या बताया था, कितने की भी चीज है हमें क्या मतलब है, तो उससे मतलब है जितना पैसा आ रहा है हमारे पास, ठीक है। तो क्रिस ने करा है ना, तो बाई क्रिस कैपिटल, और इसने 4500 रुपए के स्टॉक को टेक ओवर कर लिया है। आगे कोई इंफॉर्मेशन दे रखी होगी तो देखेंगे। और क्या दे रखी है, अच्छा, द रिमेनिंग स्टॉक वॉज सोल्ड फॉर ₹30,000। बचे हुए जितने के भी स्टॉक थे वो 30,000 में हमने क्या कर दिए, सोल्ड कर दिए। तो चलिए जी, बाई रिमेनिंग स्टॉक जा रहे हैं, तो कैश अकाउंट स्टॉक गया सर कितने का, 30,000 का, जाने दो, आगे हो रहा हो। नेक्स्ट 6 पॉइंट, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 5,000। रियलाइजेशन, इस प्रोसेस के दौरान कुछ खर्चा हो गया 5,000 रुपए का, तो वो हमें किस तरफ दिखाना पड़ेगा, जो खर्चा हुआ है सर। ये तो इनकम की बात थी, जो पेमेंट आ रही थी ये वो वाली बातें थी इस साइड। अब जो खर्चे की बात है तो टू कैश अकाउंट, ठीक है। एक्सपेंसेस कितने के हुए सर, 5,000 के। टोटल करना शुरू कर दो हाथ के हाथ, 7 3 10, 1 लाख, और ये कितना हो गया, 2 लाख, 2 लाख, और ये कितना हो गया 80,000, और 20, 2,80,000 प्लस 20 3 लाख, और 45 और 5 3.5 लाख। तो टोटल आया यहाँ पर 3,50,000। तो बच्चों इस साइड का भी टोटल कर लेते हैं, कितना दे रखा है, 1,20,000 प्लस 75,000, 40,000 देख सकते हो आप, ठीक है। 1,30,000 प्लस 63,000 प्लस 4,500 प्लस 30,000, तो 4,62,500। और इधर का कितना आ रहा है, 3,55,000। तो इसका मतलब इस साइड का टोटल ज्यादा है, इस साइड का टोटल ज्यादा है।
तो देखो बच्चों, जो गलती मैंने कर दी है उसे आप बिल्कुल मत करना। अभी जल्दबाजी में क्या हुआ, क्रेडिटर छूट गए, क्रेडिटर छूट गए 1,20,000 के। तो मैंने क्या कहा था, जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है क्रेडिटर की पेमेंट की, ठीक है, यानी कि लायबिलिटी की पेमेंट की, थ्योरी वाली बात बता रहा हूं, तो ठीक है, और इन्फॉर्मेशन नहीं दी तो आपको वो खुद पे करनी पड़ेगी। तो यहां मैंने पे करते हुए दिखाना पड़ेगा टू कैश अकाउंट। अभी देखो गलती हो जाती और बच गए, थोड़े थोड़े बच गए, 1,20,000। अब करेंगे टोटल, तो सर ये 3.5 और 4, 20, 4, 70, 4, 75, और इस साइड का मैंने टोटल करा था 4,62,500। तो इसका मतलब क्या हो गया, खर्चा ज़्यादा हो गया, 4,75,000, 4,75,000 माइनस करेंगे 4,62,500 को, इज इक्वल्स टू 4,75, तो कितना आया 12,500। 12,500 थ्योरी में क्या बताया था मैंने आपको, इसको क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं पार्टनर्स की कैपिटल के बीच में। तो बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब पार्टनर कितने थे इसके अंदर, 3, कौन कौन, ए बी सी, शायद ए बी सी, हाँ। और रेशियो क्या था इनका, रेशियो बताया था उन्होंने इक्वली, तो तीनों के बीच में इक्वली इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो एस कैपिटल, बीस कैपिटल, सीस कैपिटल। तो सर 12,500 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाई 3, तो 4166 पॉइंट में आ रहा है, कोई बात नहीं, 4166 इसको कर दो, 4167 इसको कर दो, 4167। चलिए जी, 12,500 पूरा हो गया। और ये हो चुका है हमारा लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का भी कंप्लीट। आई होप आपको सारी चीजें बढ़िया तरीके से समझ आई होंगी। ज्यादा मुश्किल कुछ नहीं आता। देखो सीबीएसई भी आपके टाइमिंग के हिसाब से क्वेश्चन देगा, तो वो भी एडजस्टमेंट एंट्री ऐसी देगा कि जो आपके टाइम के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाए, टाइम से बाहर कुछ नहीं होगा। बेसिक्स ही है, ठीक है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। करने का तरीका इसी तरीके से रखना, मेन इसके अंदर रियलाइजेशन ही है। अदरवाइज पार्टनर कैपिटल आपने बनाया, पार्टनर कैपिटल एडमिशन में भी हमने पढ़ा, ठीक है, और रिटायरमेंट में भी पढ़ा, और हमने उसमें डेथ में भी पढ़ा है, तो वो सब में सेम बनेगा। जो चीज इसके अंदर आई है रियलाइजेशन, वो ट्रांसफर हो जाएगी पार्टनर कैपिटल अकाउंट के अंदर, और सिंपल सा जो जनरल रिजर्व है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेज है, वो सारी चीजें उसके अंदर चली जाएंगी, टोटल कर देंगे। लास्ट में कैश अकाउंट। अब कैश अकाउंट की एंट्री जो हमने कैश यहाँ पर आया वो और गया वो सारा का सारा उठाकर कैश अकाउंट में डाल देंगे और लास्ट में कर देंगे टोटल, वो भी पूरा का पूरा खत्म। बाकी इससे ज्यादा इसके अंदर कुछ नहीं है। ध्यान से देखो, ध्यान से पढ़ो, इलस्ट्रेशन उठाओ, खुद अपने आप से भी करो, 1-2 इलस्ट्रेशन करोगे तो आपको पता लग जाएगा चीजों का किस तरीके से हो रही है। कोई डाउट होता है कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। और जो मैंने पीछे वीडियोस आपको अपलोड करके दिए हैं, जितने भी चैप्टर मैंने आपको करा रखे हैं, अगर आपने वो नहीं देखे उनका लिंक वीडियो का मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां से क्लिक करो, वीडियोस को देखो, देन आफ्टर डिसोल्यूशन करो। अब कल की क्लास में हमारे पास काम रह गया है अपना सेकंड बुक स्टार्ट करने का, जिसके अंदर शेयर और डिबेंचर हम कल की क्लास में पूरा कंप्लीट कर देंगे। तो आई होप बच्चों आपकी तैयारी भी बहुत बढ़िया चल रही होगी मेरे साथ साथ। चलिए फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।